फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में गोल्ड प्राइसेस ईयर ऑन ईयर 25% बढ़े और 10 ग्राम्स गोल्ड का प्राइस अब 1.2 लाख रुपीस से भी ज्यादा हो चुका है। बेसिक इकोनॉमिक्स के हिसाब से जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उस चीज की डिमांड कम हो जाती है, लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर टाइटन कंपनी ने अपने डोमेस्टिक ज्वेलरी बिजनेस में 19% ग्रोथ रिपोर्ट किया। कल्याण ज्वेलर्स ने और भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए, इंडिया में लगभग 31% रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इस सेक्टर के फॉर्मलाइजेशन को समझेंगे, फिर हम गोल्ड के डिमांड के चेंजिंग नेचर को समझेंगे, एंड में हम इस स्पेस के कुछ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के गोल्ड इंडस्ट्री में चल रहे फॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया का ज्वेलरी मार्केट ट्रेडिशनली छोटे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं, जैसे फैमिली रन शॉप्स, लोकल ज्वेलर्स एक्सेट्रा। ऐसी दुकानें जिनसे हमारी मम्मी और दादी गोल्ड और ज्वेलरी खरीदती थी। इवन 2007 तक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स मार्केट का बस 5 to 6% कंट्रोल करते थे। आज ये नंबर 40% तक बढ़ चुका है। 2028 तक ये नंबर 43% तक बढ़ सकता है। ये ग्रोथ 2016 to 17 से स्टार्ट हुई। पहले डिमोनेटाइजेशन, फिर जीएसटी। इन पॉलिसी चेंजेस के कारण ज्वेलरी रिटेल के इकोनॉमिक्स में चेंजेस आने लगे। 2016 के पहले अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स के पास एक बड़ा एडवांटेज था, वो गोल्ड के प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। वो बिना डॉक्यूमेंटेशन के पूरा पेमेंट कैश में ले सकते थे, जिसके कारण वो टैक्सेस भी अवॉइड कर सकते थे। लेकिन ये सब अब बदल गया। 2021 से मैंडेटरी हॉलमार्किंग फेजेस में शुरू किया गया, जिसका ज्वेलरी इंडस्ट्री पे और बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डेटा के हिसाब से 373 डिस्ट्रिक्ट्स या इंडिया का लगभग 50% अब इस पॉलिसी के अंडर आता है। जब आप हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदते हो तो आपको इस ज्वेलरी की प्योरिटी की गारंटी मिलती है। इससे प्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज या मिलावट का थ्रेट कम हो जाता है। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को इन पॉलिसीज के कारण फायदा हुआ। ये ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे थे, लेकिन सिर्फ फॉर्मलाइजेशन से गोल्ड का डिमांड नहीं बढ़ सकता। इसके लिए डिमांड साइड में भी कुछ चेंजेस की जरूरत होती है। इंडिया का ज्वेलरी मार्केट 2 सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है, ब्राइडल ज्वेलरी और डेली वेयर एंड फैशन ज्वेलरी। इन मार्केट्स का बिहेवियर और मूवमेंट दोनों काफी वैलिड होते हैं और ये दोनों मिलके गोल्ड के डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ब्राइडल ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें तो ये टोटल डिमांड में 50 to 55% कंट्रीब्यूट करता है। ब्राइडल ज्वेलरी मार्केट का डिमांड काफी प्राइस इनइलास्टिक होता है, क्योंकि शादियों में ज्वेलरी खरीदना इंडिया का ट्रेडिशन रहा है। तब चाहे 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 80,000 रुपीज हो या 1 लाख रुपीज, प्राइसेस का डिमांड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। डेमोग्राफिक्स भी इस सेगमेंट को सपोर्ट करते हैं। 2030 तक इंडिया के पॉपुलेशन का 25% या 39 करोड़ लोग मैरिजेबल एज की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिलहाल इंडिया में हर साल लगभग 1 करोड़ शादियां होती हैं, मतलब ये सेगमेंट एक ग्रोइंग और स्टेबल सोर्स ऑफ डिमांड है। दूसरी कैटेगरी है डेली वेयर एंड फैशन ज्वेलरी। ये सेगमेंट हर साल 18% बढ़ रहा है और 2028 तक 5.6 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। इस सेगमेंट में मोस्टली यंग प्रोफेशनल्स आते हैं, जो गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट जैसे या सिर्फ शादी के लिए नहीं बल्कि एज एन एक्सेसरी खरीदना चाहते हैं। और यहीं बढ़ते गोल्ड प्राइसेस से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को फायदा होता है। देखो दोस्तों, जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में चेंजेस आते हैं। वो लाइटर वेट ज्वेलरी और स्टडेड पीसेस प्रेफर करते हैं, यानी ऐसे ज्वेलरी जो कम गोल्ड यूज करते हैं और जिनमें डायमंड या दूसरे जेमस्टोन्स यूज होते हैं। इन दोनों ज्वेलरी टाइप्स में ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को फायदा होता है, क्योंकि ये इन प्रेफरेंसेस के हिसाब से ज्वेलरी डिजाइन कर सकते हैं और इनके पास बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स भी होते हैं। नंबर्स देखें तो टाइटन के पोर्टफोलियो में स्टडेड ज्वेलरी का शेयर 27% है। इस सेगमेंट का ग्रोथ प्लेन गोल्ड ज्वेलरी से बेटर है। कल्याण ज्वेलर्स ने भी अपना स्टडेड ज्वेलरी का रेशियो कुछ साल पहले के 23% से अभी के 31% तक बढ़ा दिया है। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स गोल्ड के बढ़ते प्राइसेस का फायदा उठाने के लिए 3 टैक्टिक्स का यूज कर रहे हैं: गोल्ड स्कीम्स, ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज और वेट से वैल्यू पे फोकस शिफ्ट करना। चलिए इन तीनों टैक्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहले गोल्ड स्कीम्स। ये मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान्स होते हैं जो मेकिंग चार्जेस 30 to 70% तक कम कर देते हैं। कस्टमर्स के लिए ये एक बड़ा एडवांटेज होता है। मेकिंग चार्जेस यूजुअली नए कस्टमर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होते हैं। ये गोल्ड के वैल्यू के 8 to 25% तक रेंज कर सकते हैं। टाइटन का एग्जाम्पल ले तो कंपनी के गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम के अंडर कस्टमर्स 10 मंथ्स तक 2,000 रुपीज पर मंथ पे करते हैं। इसके बदले उन्हें एक इंस्टॉलमेंट के 55 to 75% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इससे कस्टमर के लिए मेकिंग चार्जेस 25 की जगह 17% तक गिर जाते हैं। ज्वेलर्स को भी इस स्कीम से फायदा मिलता है। इन्हें एक प्रेडिक्टेबल सेल्स पाइपलाइन मिल जाता है।
ये कंसिस्टेंट कैश फ्लो भी जनरेट कर पाते हैं और ये कस्टमर लॉयल्टी भी बिल्ड कर पाते हैं। दूसरा टैक्टिक है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो कस्टमर्स या तो गोल्ड परचेजेस पोस्टपोन करते हैं, नहीं तो कॉस्ट कम करने के लिए अपना पुराना गोल्ड एक्सचेंज करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ने ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करने का प्रोसेस सीमलेस बना दिया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज ने मेजर कंपनीज के सेल्स में 30 to 40% कंट्रीब्यूट किया। यहां भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को फायदा मिलता है क्योंकि इनके पास ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज हैंडल करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अपने स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग के थ्रू गोल्ड को सही तरीके से वैल्यू भी कर सकते हैं। थर्ड टैक्टिक है वेट से वैल्यू पे फोकस शिफ्ट करना। ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स डिजाइन्स में इनोवेशंस ला रहे हैं जिसमें कम गोल्ड का यूज हो लेकिन जो दिखने में ज्यादा अच्छे हो। इन पीसेस का बजट सेम रहता है लेकिन इनमें कम गोल्ड यूज होता है और इनका डिजाइन बेटर होता है। इस टैक्टिक के थ्रू बढ़ते गोल्ड प्राइसेस के बावजूद कस्टमर्स ज्वेलरीज खरीद पाते हैं और कंपनीज के रेवेन्यूज भी स्टेबल रहते हैं। अब ये तो था बढ़ते गोल्ड प्राइसेस में कंपनीज और कस्टमर्स का रिएक्शन। चलिए अब फोकस कंपनीज के ऑपरेशंस पे लाते हैं क्योंकि इनमें कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ट्रेडिशनली ज्वेलरी रिटेल स्टोर्स कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में ऑपरेट करते थे। इस मॉडल में ज्वेलरी कंपनी अपने स्टोर्स ओन करती थी, इसका इन्वेंट्री होल्ड करती थी, स्टाफ हायर करती थी और सारे कॉस्ट भी खुद ही बियर करती थी। ये मॉडल कैपिटल इंटेंसिव होता है। एक टिपिकल तनिष्क स्टोर में लगभग 5.5 करोड़ रुपीस का केपेक्स लगता है और 60 करोड़ रुपीस का इन्वेंट्री। मतलब पर स्टोर कंपनी को 65.5 करोड़ रुपीस कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ता है। इस मॉडल को स्केल करना स्लो होता है और इस सेक्टर में ब्रांड प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एक्सपैंड करने के लिए कंपनीज को स्पीड की जरूरत होती है और यहीं फ्रेंचाइजी मॉडल का फायदा दिखता है। टाइटन ने 1996 में फ्रेंचाइज मॉडल स्टार्ट किया था। आज कंपनी के लगभग 75% स्टोर्स फ्रेंचाइजेज हैं जो कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। कल्याण ने 2022 में फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट किया। आज कंपनी के स्टोर्स के 35% फ्रेंचाइजेज हैं जो कंपनी के रेवेन्यू में 32 to 35% कंट्रीब्यूट करते हैं। सेनको ने 1998 में फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट किया। आज इसके 40% स्टोर फ्रेंचाइजेज हैं। इस मॉडल के इकोनॉमिक्स इसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। फ्रेंचाइजी को ज्यादातर केपेक्स बियर करना पड़ता है और इन्वेंट्री भी होल्ड करना पड़ता है। कंपनी को रॉयल्टी फीस, फ्रेंचाइजी फीस और इन्वेंट्री सप्लाई पे मार्कअप्स मिलते हैं। कंपनी के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंप्रूव होता है। टाइटन के फ्रेंचाइज स्टोर्स 29 to 33% रिटर्न्स जनरेट करते हैं, वहीं कंपनी के ओन स्टोर्स 27% रिटर्न्स जनरेट करते हैं। इस मॉडल के थ्रू कंपनी अपने बैलेंस शीट पे बिना प्रेशर डाले एक्सपैंड कर सकती है, लेकिन इस मॉडल में ट्रेड ऑफ्स भी हैं। इस मॉडल में ग्रॉस मार्जिन्स कम होते हैं और कंट्रोल भी वीक होता है। एक और थ्रेट ये भी होता है कि टर्नओवर चेज करने के लिए फ्रेंचाइजी स्टडेड ज्वेलरी की जगह प्लेन गोल्ड ज्वेलरी स्टॉकअप कर लेंगे क्योंकि इनके मार्जिन्स हाई होते हैं लेकिन इनका इन्वेंट्री टर्न कम होता है। अलग अलग कंपनीज इन चैलेंजेस को अलग अलग तरीके से फेस कर रही हैं। सेनको के फ्रेंचाइजेस को अपने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी से ही खरीदने पड़ते हैं, इससे 5 to 7% का मार्जिन मेंटेन हो पाता है। कल्याण अपने स्टोर्स लीज पे लेके फ्रेंचाइजेस को ये स्टोर्स सब लीज करता है जिससे कंपनी के पास अपने रियल एस्टेट पे कंट्रोल रहता है। इन कंपनीज के बीच में कंपीटिटिव एनवायरनमेंट भी अब बदल रहा है। इंडियन ज्वेलरी मार्केट बस टाइटन वर्सेस कल्याण वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड रीजनल प्लेयर्स नहीं है। रीजनल प्लेयर्स के पास अभी भी लोकल कस्टमर्स में स्ट्रॉन्ग रिकॉल है और ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज अग्रेसिव एक्सपेंशन और वैलिड स्ट्रैटेजीज का यूज कर रही हैं। एक्सपेंशंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में टाइटन ने इंडिया में 34 नए स्टोर्स खोले। कल्याण ने 15 कल्याण स्टोर्स और 15 कैंडर स्टोर्स खोले। पीएनजी ज्वेलर्स ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में 8 नए स्टोर्स खोले। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड हाफ में 13 to 15 नए स्टोर्स खोलने का प्लान कर रही है। इन कंपनीज के स्ट्रैटेजीज काफी अग्रेसिव हैं, लेकिन इस एग्रेशन की जरूरत भी है। सारे बड़े प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का शेयर जल्दी से जल्दी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योग्राफिकली अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं। टाइटन का एक बैलेंस पैन इंडिया प्रेजेंस है। कल्याण इनिशियली साउथ इंडिया में फोकस था, लेकिन अब कंपनी सक्सेसफुली नेशनली एक्सपैंड कर रही है। कंपनी का नॉन साउथ इंडिया प्रेजेंस फाइनेंशियल ईयर 21 में 39% था, आज ये नंबर 66% तक बढ़ गया है। सेनको का वेस्ट बंगाल में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। थंगमईल तमिलनाडु में डोमिनेट कर रहा है और पीएनजी का महाराष्ट्र में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एक्सपेंशन के बावजूद कंपनी एक दूसरे के अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिवली कंपीट नहीं कर रहे हैं। एक्सपेंशन के साथ साथ कंपनीज के मार्जिन स्टेबल रह रहे हैं और इंप्रूव भी हो रहे हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी हेल्दी है। टाइटन ने डबल डिजिट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ रिपोर्ट किया और कल्याण ने लगभग 16% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट किया। और ऐसा हो कैसे रहा है?
क्योंकि फिलहाल ऑर्गेनाइज प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट compete नहीं कर रहे। जब टाइटन किसी टीयर 3 सिटी में अपना स्टोर खोलता है तो वो कल्याण का नहीं, वो इस रीजन के लोकल प्लेयर्स से कस्टमर्स और मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा होता है और मार्केट्स का साइज भी बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स अभी भी इस $90 बिलियन के मार्केट का बस 40% कंट्रोल करते हैं। 60% मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है और इसे कंसोलिडेट किया जा सकता है। इन प्लेयर्स के लिए फाइनेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, गोल्ड एक्सपेंसिव है, सिर्फ आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स के लिए ही नहीं बल्कि ज्वेलर्स के लिए भी। एक टिपिकल स्टोर लगभग 30 करोड़ रुपीस का इन्वेंट्री कैरी करता है। ऐसे में अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% भी हो तो कंपनी को हर साल 3 करोड़ रुपए इंटरेस्ट का एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। ऐसे में कंपनीज को गोल्ड मेटल लोन एक कंपेटिटिव बेनिफिट देता है। इस लोन के थ्रू ज्वेलर्स बैंक से फिजिकल गोल्ड 1.5 to 5.5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट में बोरो कर सकते हैं। ये वर्किंग कैपिटल लोन्स के 7 to 10% इंटरेस्ट रेट से काफी अफोर्डेबल है। कंपनीज बैंक्स को बोरोड गोल्ड के सेल के टाइम के प्राइस के बेसिस पे रूपी वैल्यू या गोल्ड वापस कर देते हैं। इससे कंपनीज को दो फायदे मिलते हैं। पहला, ये कंपनीज के लिए एक चीप सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है और दूसरा, ये कंपनीज को गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंपनी को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन अगर गोल्ड के प्राइसेस कम होते हैं तो कंपनीज को इन रिड्यूस प्राइस पे ही अपना लोन वापस करना पड़ता है। लेकिन सारे ज्वेलर्स के पास इस लोन का इक्वल एक्सेस नहीं होता। टाइटन और कल्याण जैसे बड़े प्लेयर्स इस लोन का फायदा ले सकते हैं, लेकिन छोटे प्लेयर्स इस लोन का यूज यूजुअली नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड प्राइसेस इसी रेट से बढ़ते रहेंगे या प्राइसेस का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।